तो क्वेश्चन नंबर 3 को कराने से पहले मैं बच्चों की एक कन्फ्यूज़न दूर करना चाहता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपने 3 मेथड सीखे। एक सीखा मिडिल स्प्लिटिंग, एक सीखा कंप्लीट स्क्वायरिंग और एक सीखा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मोस्टली क्वेश्चन हम मिडिल स्प्लिटिंग से ही करेंगे, पर जो क्वेश्चन मिडिल स्प्लिटिंग से नहीं होगा उसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। और कंप्लीट स्क्वायरिंग आप वहीं करेंगे सिर्फ जहाँ पर वो बोले कि कंप्लीट स्क्वायरिंग से करिए, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायरिंग एक काफ़ी कठिन तरीका है और मिडिल स्प्लिटिंग काफ़ी इजी है, पर कभी कभी वो नहीं काम करता है, तो वहाँ पर हमें मजबूरन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ता है। जिन क्वेश्चनों में आप स्प्लिट ना कर पाए बीच वाले टर्म को, वहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। उसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको जस्ट देने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन है। इसमें पहला पार्ट है आपका x माइनस 1/x बराबर 3। कोई भी बोलेगा ये दिखने में किधर से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रही हैं, पर अगर आप इन्हें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का कष्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम x और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 3। और ये x का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू 3x, और फाइनल में जो आया वो आया माइनस का 3x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए। आप इसकी जनरल मतलब आसान तरीके से या किसी सिंपल नंबरों में मिडिल स्प्लिटिंग नहीं कर सकते, पर कोई ठान ले तो बिल्कुल कर सकता है, पर सिंपल नंबरों में नहीं कर सकते। इस वजह से यहाँ पर हमें यूज करना पड़ता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करने का मतलब हर बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखना नहीं है, हर बार ए बी सी की वैल्यू लिखना नहीं है। जस्ट आपको डायरेक्ट माइनस बी दैट मीन्स -3। स्मार्ट हो गए आप तो, 4-5 क्वेश्चन करवा दिए आपको। अब भी आपको बच्चों की तरह ए बी सी बताना पड़ेगा क्या, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर। संतुष्टि के लिए माइनस लगा लो, पर यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माइनस का 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 1, और जहाँ माइनस देखे वहाँ ब्रैकेट जरूर लगा देना, नहीं तो माइनस इधर उधर घुस जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो 2 इंटू 1, तो ये हो गया प्लस का 3। लिखने की आवश्यकता नहीं थी, बस फ्लो में लिख दिया मैंने। ये हो गया 9, और ये मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस का 4, और इतना बड़ा रूट बना दिया अपॉन 2। तो ये आ गया आपका 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। तो एक बार आप पॉजिटिव मान लीजिए और एक बार आप नेगेटिव मान लीजिए, और यही दोनों अल्फा बीटा कहलाएंगे। अल्फा बीटा इसलिए बोल देते हैं जिससे कि ये मालूम पड़े कि वो दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं। एक्स सेम वैल्यू जैसी लगती है, इसलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अल्फा बीटा बोलते हैं। आप इनको एक्स भी बोल देंगे तो कोई गलत नहीं करेगा, बिल्कुल सही करेगा। अब आप खुद सोच लिए आप ऐसे टर्मों में इसको कैसे स्प्लिट कर पाते। इस वजह से जहां मिडिल स्प्लिटिंग फेल हो जाती है वहीं से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगता है, पर हर बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाया जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अजीब लगता है, गंदा सा लगता है, पर बाद में जब अच्छा लगता है। जैसे भूख लगे तो फिर सूखी रोटी भी अच्छी, और पेट भरा हो तो मखमली रोटी भी बेकार, रुमाली रोटी। अब आपको और थोड़ा सा इन्होंने बढ़ा दिया है। अब ये इसमें भी देख लेंगे कि क्या इसमें हम मिडिल स्प्लिटिंग लगा पाएंगे, और फिर देखेंगे क्या मिडिल स्प्लिटिंग ज्यादा बेहतर होगी इसमें या कंप्लीट स्क्वायरिंग। शायद ये थोड़ा सा हैवी होने वाला है, क्योंकि यहाँ आप एलसीएम लेना होगा आपको। ये हो जाएगा x + 4, क्योंकि मल्टीप्लाई से ही एलसीएम बनाया जा सकता है। अब ये x - 7 इधर आ जाएगा, और माइनस होने की वजह से ये दोनों ही माइनस के हो जाएंगे।
इसके बाद ये x से x कट जाएगा, 7 और 4 माइनस का 11, और मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस माइनस का 7x प्लस का 4x माइनस का 28 इक्वल टू 11/30। अगर आप इसको थोड़ा सा आसान बनाना चाहते हैं तो 11 से इसको काट दीजिए और इस माइनस को मत भूलिएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 3 का माइनस 30 का -1 में होगा तो माइनस का 30, और इसका इसमें होगा तो 1, तो ये मैं लिख दे रहा हूँ x स्क्वायर, ये दोनों सॉल्व करके लिख दूँ, एक स्टेप बच जाएगा मेरा। माइनस का 3x माइनस का 28 इक्वल टू माइनस का 30। तो ये अब आसान होता जा रहा है, ये माइनस का 30 में इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2। क्यों मैं लॉन्ग करूँ उसको, ऐसे आप भी स्टेप बचा सकते हैं अगर आप दिमाग में सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसको दो तरीके से करूंगा। एक मेरा प्यारा सबका दुलारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं है, वो है मिडिल स्प्लिटिंग। ज्यादा हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 के फैक्टर करने हैं। 2 के फैक्टर क्या होगा, 2 का फैक्टर, 2 का फैक्टर कर दो भैया। फिर प्राइम की डेफिनेशन नहीं आता है, किसके कोई फैक्टर ना हो तो उसका 1 तो होता ही है, जिसका कोई सहारा नहीं उसका 1 होता है। तो 2 के फैक्टर हुए नहीं तो 2 में 1 चिपका दिया तो प्लस करने पे -3 चाहिए तो दोनों ही माइनस के 1 ले लीजिए आप, तो बस काम 70, यानी कि हमें मिडिल स्प्लिटिंग आ गई इसकी। तो हमें तकलीफ हुई ही नहीं, हमें पता ही नहीं चला इसमें हुआ क्या। आप भी देखिए, आपको पता चल रहा, देखिए कहीं कुछ पता चला। अब मैं बोल इसलिए नहीं रहा हूँ, इसको समझा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि अगर आपको ये इतना सरल वाला नहीं आएगा तो फिर भगवान बचाए मुझे, आपको तो बचा ही लेगा। और x बराबर 1, तो कहीं ना कहीं इसमें मिडिल स्प्लिटिंग ईजी लग रही है। अगर आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जड़ेंगे तो थोड़ा सा तकलीफ होगी, मैं लगाने का प्रयास करूंगा और वो गंदा सा होगा। देखो -3 प्लस माइनस √b², यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस माइनस का 4ac अपॉन 2 × a, यानी कि सिर्फ 2। तो ये आपका हो गया 3 + -9 - 8 यानी कि 1/2। तो जब आप एक बार प्लस लेंगे तो √1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो 3 + 1 यानी कि 4/2 2 आ जाएगा एक बार, क्या लिख दे रहा हूँ, 2 आ जाएगा एक बार। जब इसमें से घटाएंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो देखिए ना, अच्छा नहीं लग रहा, ये बहुत हमने प्रैक्टिस की है 8th में, 7th में, 9th में, तो ये आसान है। आप चाहे इसको अच्छा लग रहा है तो इसको, वो आपकी चॉइस है, मुझे तो यही अच्छा लगता है। अगर मिडिल स्प्लिटिंग नहीं होती तब फिर मजबूरन मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद शुरू होते हैं इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 ईयर एगो, 3 साल पहले का रेसिप्रोकल, एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ, और 5 साल बाद का रेसिप्रोकल का सम 1/3 दिया है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और यहां पर प्रेजेंट एज पूछी है तो हम शुरुआत ही प्रेजेंट एज से करते हैं। तो मैं मान लेता हूं लेट प्रेजेंट एज जो है, रहमान की प्रेजेंट एज मैंने मान ली x। अब रहमान अकेला ही है तो मैं रहमान लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका रेसिप्रोकल होता है 1/x। पर यहाँ इसका रेसिप्रोकल नहीं लेना है, तो वो हमें लेना है 3 ईयर एगो, यानी कि बिफोर 3 ईयर, बिफोर 3 ईयर, इसको 3 ईयर एगो भी बोलते हैं। तो 3 साल पहले कितना रहा होगा रहमान, तो आज अगर x है यानी कि मैं मान लूँ 10, तो पहले रहा होगा 3 साल पहले x 10 - 3 यानी कि 7। नॉर्मल तो तुरंत 3 साल पहले आप 7 बोल देंगे, तो यहाँ पर यही रूल इस्तेमाल होता है। अब मुझे यही नहीं पता प्रेजेंट एज क्या है, तो 3 साल पहले उसकी मैं प्रेजेंट एज के अकॉर्डिंग बात करूंगा तो x - 3। और यहाँ पर बोला गया है 5 ईयर फ्रॉम नाउ, 5 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब 5 साल बाद आज से, प्रेजेंट एज से, यानी कि आफ्टर 5 ईयर भी मैं लिख सकता हूँ,
आफ्टर 5 ईयर। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो वही वाला लिख सकते हैं। और 5 साल बाद का मतलब है आज अगर उसकी x है तो 5 साल बाद x + 5 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने बोला है कि इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/x - 3 और इसका रेसिप्रोकल का जब मैं सम करूंगा तो वो हो जाएगा 1/3। अब बताइए परसेंटेज क्या है। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो कहीं ना कहीं ये क्वाड्रेटिक बनाएंगे। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x - 3, यहाँ पर तो एलसीएम मल्टीप्लाई करने से ही बनेगा और जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम बनता है तो सीधे हम x + 5 को यहाँ पर इस वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो बहुत अच्छी बात है, यहाँ कोई नंबर नहीं है और इस x - 3 का इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/3। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो x और x 2x और 5 में से 3 गया तो प्लस का 2 अपॉन यहाँ में सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा x² प्लस का 2x और माइनस का 15। देख लीजिए 5 और 3 मैंने एक साथ सॉल्व कर लिए, मैंने एक स्टेप गायब कर दिया, आप समझ जाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसमें तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 2x माइनस के 15 = 6x + 6। अब मुझे पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे एक तरफ 0 रखना होता है तो मैं इसको पहले इधर ले आता हूं और ये हो जाएगा 2x के साथ 6x सॉल्व हुआ, 6x प्लस का इधर आके माइनस का और ये हो जाएगा माइनस का 4x क्योंकि माइनस का बड़ा होगा। अब ये भी माइनस का, ये भी इधर आके माइनस का तो ये हो गया माइनस का 21। आपको इतनी कैलकुलेशन तो सॉर्ट करनी ही होगी, नहीं तो आप सही समय में एग्जाम में क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर रह गई मिडिल स्प्लिटिंग की बात। तो यहाँ पर वेरिएबल कॉफिशिएंट है नहीं तो मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई क्या करूं तो 21 ही रहेगा। 21 के आप फैक्टर करेंगे तो ये सिर्फ 3 और 7 बनता है, तो बहुत ही आसान है। अब यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मत लगाइए क्योंकि यहाँ मिडिल स्प्लिटिंग आसानी से हो रही है। तो 7 में 3 को घटाने पर क्योंकि माइनस करने पर 4 चाहिए ना, तो बस आसान हो गया। अब आप ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस का 3x माइनस का 7x माइनस का 21 = 0। तो यहां पर x कॉमन अगर मैं ले लूं तो x + 3 और -7 कॉमन ले लूं तो x + 3 और दोनों में से x + 3 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x - 7। तो एक आ गई x = -3 और एक आ गई x = 7। तो जो एज है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए इसकी जो प्रेजेंट एज है वो 7 ईयर आ जाएगी। और अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं कि 3 साल पहले उसकी उम्र रही होगी मान लीजिए 4 और 5 साल बाद उसकी उम्र हो जाएगी 12। तो अगर मैं इनकी रेसिप्रोकल का सम करता हूं तो ये आता है 3 + 1 4/12 और 1/3 और ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ये चेक करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। वो वैल्यू आप यहां रख के देख लीजिए और आप चेक कर पाएंगे। यहीं पे रखना था, वो तो मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा था। अब मैं बात करता हूं आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें दिया हुआ है इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30, है ना। तो मैं कंसीडर कर लेता हूं यहां पर लेट मैथ्स मार्क, मैथ्स में मार्क है मान लीजिए मैंने x मान लिए, तो इंग्लिश में मार्क्स कितने होंगे इंग्लिश में। अब हमें पता है दोनों का जो सम था वो 30 था, तो अगर मैथ्स में x है तो इसमें होंगे 30 - x, एकदम बेसिक वाला जो मैंने आपको पहले ही बताया है। तो यहां पर मैंने कर दिया इसको। अब इसमें बोला गया है हैड सी गॉट 2 मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसे मैथमेटिक्स में 2 और मिले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैथमेटिक्स में 2 और मिले मतलब x + 2 एंड 3 लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 कम मिले और उनका जो प्रोडक्ट होगा, मतलब इंग्लिश में इतने थे उसमें 3 और कम मिले, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 210। तो बताइए दोनों सब्जेक्टों में मिलके, दोनों सब्जेक्टों में उसके कितने कितने नंबर आए।
तो आप x का पता कर लेंगे तो 30 माइनस एक्स तो बड़े आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पर भी आपको क्वाड्रेटिक बन चुकी है, सिंप्लीफाई नहीं है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसके लिए मुझे एक स्टेप यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210 और x का दोनों में करूँगा तो 27x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 54 माइनस का 2x इक्वल टू 210। सारा गेम इस पे घूमता है, ये माइनस का नहीं होना चाहिए। तो सारी चीज़ें मैं एक तरफ से उधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का उधर जाके प्लस का, सर लिख तो आप यहीं देते हो, बस हम मान के चलते क्योंकि अगर मैं उधर लिखूंगा तो ये जगह खाली हो जाएगी और ये ऑड लगने लगेगा। और उसके बाद ये प्लस का 27 माइनस का 2x और ये प्लस का बड़ा है इसलिए 25 बचेगा और 25 उधर जाके माइनस का हो जाएगा क्योंकि सारी चीज़ें हम उधर ही तो ले जा रहे हैं। और ये 54 उधर जाके माइनस का 54 और इधर से ये ऑलरेडी 210 प्लस में था। आप इधर भी 0 लगा दीजिए, वो भी ऑकवर्ड लगेगा इसलिए मैं उधर 0 लगा देता हूं। अब इसमें मुझे आगे थोड़ा सॉल्व करना होगा कि मैं कांस्टेंट और कांस्टेंट यहाँ ऐड कर लूंगा। ऐड क्या सॉल्व हो जाएंगे तो ये 54 जब मैं इसमें से सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 156 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मुझे 156 के फैक्टर करने हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लीजिए, पर ध्यान रखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको और हैवी बना देगा। तो 156 के सिंपली मैं फैक्टर कर लेता हूँ। तो 156 के फैक्टर होते हैं 2, 7 और 8 और 2, 3 और 9 और 3 और 1 और 3 और 13। अब मुझे प्लस करने पर 25 करना है तो इन सबको मैं एक साथ लेता हूं और ये 13 अलग, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 13 25 होते हैं और आपका काम आसानी से हो जाएगा। दोनों ही माइनस के लिखूंगा क्योंकि मुझे प्लस करने पर 25 लाना था। और यहाँ जब मैं x कॉमन लूँगा तो x माइनस 13 या 12 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर भी x माइनस 13 ही बचना चाहिए, पर बचेगा भी, आप मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए। और इसके फैक्टर भी तो वही होते हैं ना। तो इन दोनों में कॉमन आ गया x माइनस 13 और यहाँ पर बचा x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो आपकी वैल्यू आ गई x बराबर 13 और x बराबर 12। अब आप किसको मानेंगे, x बराबर 13 या x बराबर 12? अगर मैथ्स में मैं मान लूँ अगर उसके 13 मार्क्स आए हैं तो उसके इंग्लिश में कितने मार्क्स होंगे? 30 माइनस एक्स, दैट मीन्स 30 माइनस 13 और उसका आंसर है 17। और अगर मैं मान लूँ उसके मैथ्स में मार्क 12 हैं तो उसके इंग्लिश में होंगे 30 माइनस 12, दैट मीन्स उसके हो गए 18 इंग्लिश में मार्क्स। और इस प्रकार से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। दो वैल्यूज निकलेंगी कि मैथ में अगर 13 है तो इंग्लिश में 17 और इंग्लिश में अगर मैथ में अगर 12 है तो इंग्लिश में 18 और उन दोनों का सम 30 होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर, अरे यार पर देख लेना। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। इससे पहले आपको मैंने एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन कराया था, ये थोड़ा सा उससे जुड़ा हुआ है पर यहाँ पर सारी चीज़ों में रिलेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 6 है और यहाँ पर ये मान लेता हूँ ये रेक्टेंगल है आपका। उसके बाद इन्होंने दिया हुआ है कि इसमें डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड से इसका जो डायगोनल है वो 60 बड़ा है। तो शॉर्टर साइड अगर मैं x मान लूँ तो यहाँ जो डायगोनल है वो x प्लस 60 हो जाएगा। और फिर बोला है कि जो इसमें लॉन्गर साइड है वो 30 बड़ी है शॉर्टर साइड से। तो ये जो लॉन्गर साइड है ये तो डायगोनल है, ये शॉर्टर ये लॉन्गर, तो इस शॉर्टर से ये लॉन्गर बड़ी है कितनी 30।
तो यहां पर पीजीटी ही लगेगी। तो यहां पर मैं कंसीडर सबसे पहले क्या करूंगा, यहां पर कंसीडर करेंगे लेट द शॉर्टर साइड हो जाएगी x। उसके बाद यहां पर लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी x प्लस 30, और डायगोनल या हाइपोटेनियस भी बोल सकते हैं आप, वो हो जाएगा x प्लस 60। अब बड़े आराम से आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या पीजीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो वहां पर होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यही हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस यानी कि x प्लस 60 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि x का स्क्वायर, और बेस यानी कि x प्लस 30 का स्क्वायर। अब मजबूरी है हमें इनके स्क्वायर ओपन करने ही होंगे, तभी हम इसे एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाएंगे। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 6 जा 3600 और 120x। आप भी सॉल्व कर लीजिए आसानी से। ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बच्चों की तरह तो मैं लिखूंगा नहीं इसे। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये x स्क्वायर इसका, और इसको ओपन कर रहा हूं अब मैं, तो ये x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। अब देख लीजिए भारी किधर है, यहाँ पर नॉर्मली ये इससे तो ये कट जाएगा, अगर आप थोड़ा समझ पा रहे हैं। तो x स्क्वायर है तो ये सारी चीजें मुझे उधर ले जाना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका फाइनल में x स्क्वायर, और ये 120 उधर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव बड़ा है, 120 में से 60 जाएगा तो माइनस का 60x। तो यहाँ पर सवाल बताते बताते वीडियो अपने आप ही बंद हो गई, मुझे पता नहीं चला, और मैंने ये दोनों क्वेश्चन लिख दिए। तो जहाँ से वो ख़त्म हुआ था वहाँ से मैं शुरू करता हूँ। तो वहाँ पर क्या हुआ है कि सबसे पहले मैंने इस x स्क्वायर को x स्क्वायर से काट दिया, इसके बाद ये 120x में इधर लेके आया, तो ये माइनस का था, इधर आके माइनस का होता तो माइनस का बड़ा होता, ये 60 छोटा होता, तो माइनस का ही बचता 120 में से 60 घटाने पर। और उसके बाद ये 3600 जब मैं इधर लाता तो 3600 में से ये भी माइनस का हो जाता, तो 3600 में से 900 माइनस करूंगा तो माइनस के 2700 आएगा, पर वो माइनस का आएगा क्योंकि ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा और माइनस का बड़ा होगा। इसके बाद मैंने 60 की मिडिल स्प्लिटिंग की, तो 60 की मिडिल स्प्लिटिंग की बाय द हेल्प ऑफ 2700। तो यहाँ पर बड़े आराम से ये बना दिया मैंने, आप फैक्टर करके बना लीजिएगा। 90 इंटू 30, 9 3 जा 27 और 0 0 2700, और इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ तो माइनस का 60 आता है, क्योंकि मुझे माइनस करने पर ही तो 60 चाहिए, तो मैंने माइनस करने पर बना दिया। उसके बाद मैंने इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x माइनस 90, इन दोनों में से मैंने 30 कॉमन लिया तो x माइनस 90 इसमें ही बचा, क्योंकि बचना ही था। अब दोनों में से x माइनस 90 कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा x प्लस 30। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 90, और नेगेटिव में मानूंगा नहीं क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ पर शॉर्टर और लॉन्गर साइडों को पूछा है, डायगोनल को नहीं पूछा, इसलिए शॉर्टर साइड तो आपकी आ गई। लॉन्गर साइड को निकालने के लिए x प्लस 30 में वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू 90 और 90 प्लस 30 दैट मीन्स 120 मीटर। तो दोनों की यूनिट लगाना मत भूलिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। तो यहाँ पर टू नंबर ही हम कंसीडर कर लेते हैं x और y। तो यहाँ केस फर्स्ट एकदम क्लियरली बोल दिया है कि इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। अब उसके बाद यहाँ ये डाउट होता है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो वो सेकंड केस में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोल दिया गया है कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, आप जिससे भी छोटा मानेंगे, फिलहाल मैंने इसको छोटा माना है, तो इसका स्क्वायर बराबर होगा इज इक्वल टू द 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर, 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर, जो कि x माना है, और ये इक्वेशन बन गई। अब मैं क्या करता हूं, ये वैल्यू इस केस फर्स्ट में पुट कर देता हूं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बस मैंने क्या किया, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी है, तो एक्स स्क्वायर जैसे का तैसा, और वाई स्क्वायर की जगह पर मैंने 8x लग दिया, क्योंकि ये केस सेकंड बोल रहा था। उसके बाद ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी दिखने लगेगी। मैं 180 को अब मैं इधर लाता हूँ तो ये माइनस का 180 हो जाएगा। अब मुझे 180 के फैक्टर करने हैं, तो नॉर्मल भी आप देखें तो 8 बनाना है, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आप 18 को अलग करो और 10 को अलग, तो 18 इंटू 10 180, और
18 में से 10 माइनस करते हैं तो माइनस का मतलब 8 बचेगा, पर आपको माइनस का करना है तो बड़ा माइनस का रखिए, छोटा प्लस का रखिए। और फिर वही काम आप x कॉमन लेंगे, x माइनस 18, या 10 कॉमन लेंगे, x माइनस 18। उसके बाद x माइनस 18 दोनों में से कॉमन, तो यहाँ x प्लस 10। अब x नेगेटिव होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोला है अगर x नेगेटिव हो गया तो ये y स्क्वायर आएगा नहीं। और वैसे भी नॉर्मल भी सोच लीजिए, x नेगेटिव नहीं होगा तो x बराबर 18। तो मुझे यहाँ पर इन्होंने दोनों नंबर्स को पूछा है तो x से काम तो चलेगा नहीं, तो यहाँ पर मुझे y भी चाहिए। तो y के लिए मुझे इसको सेकंड इक्वेशन में रखना पड़ा। तो सेकंड इक्वेशन थी y स्क्वायर बराबर 8x। तो x था 18, तो 18 इंटू 8 144। तो y की वैल्यू प्लस माइनस 12 आती, पर मुझे प्लस ही लेना था क्योंकि मुझे नेगेटिव वैल्यूज नहीं चाहिए। इस प्रकार से ये 7वां क्वेश्चन आपका हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, है ना। तो वो जो ट्रेन है 360 किलोमीटर की यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, तो अगर उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए तो 1 किलोमीटर कम समय लगता है। तो फाइंड द स्पीड द ट्रेन, ये चीज़ आपने एक्सरसाइज फर्स्ट में सीखी थी, मैंने आपको बताया भी था। अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर से बता देता हूं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि यहां पर यूनिफॉर्म स्पीड है किसी ट्रेन की, तो यहां पर स्पीड भी वही पूछी है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो यहां पर मैं मान लेता हूं यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, जो नॉर्मल स्पीड रहती हो ट्रेन की, वो मैंने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद स्पेशल केस क्या हुआ है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल टाइम कितना निकलेगा, है ना। तो यूनिफॉर्म स्पीड है तो नॉर्मल टाइम कितना निकलेगा। अब आपको पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस वो चल रहा है 480 जी नहीं 360 किलोमीटर, और स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये रिप्रेजेंट करता है टाइम को, नॉर्मल टाइम, यहाँ है ना। और उसके बाद फिर यहां पर स्पीड को इंक्रीज किया गया, तो इंक्रीज स्पीड कितनी हुई, वो हुई क्योंकि यहां स्पीड बढ़ाई गई है 5 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड हो गई x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर इंक्रीज टाइम कितना हुआ। अब यही तो चीज है, स्पीड बढ़ने पर टाइम जो है डिक्रीज हो जाता है, ये लॉजिक है यहां पर। तो डिक्रीज टाइम, क्योंकि स्पीड बढ़ने पर टाइम घट जाता है, तो ये नॉर्मल है, ये डिक्रीज है, तो इसमें समय ज्यादा लगता है, इसमें समय कम लगता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नॉर्मल टाइम में से डिक्रीज टाइम को घटाया जाए तो 1 घंटा बचता है, क्योंकि इसको 1 घंटा कम लगता है इससे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो NT यानी कि नॉर्मल टाइम की जगह हम लिख देंगे 360 अपॉन x। ये चीज़ टाइम को ही रिप्रेजेंट कर रही है, कई बच्चों को समझ में नहीं आता। स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट रिप्रेजेंट टाइम, और फिर डिस्टेंस चलना तो उतना ही किलोमीटर है, बस स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती तो टाइम कम, इसे टाइम ज़्यादा इसे टाइम कम, तो कितना ज़्यादा 1। पर क्वेश्चन बोलता है कि इसको कम लगता है, तो अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। अब ये वापस से आपकी इक्वेशन बन चुकी है। आप इसमें 360 अगर कॉमन ले लें तो ये आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगी सॉल्व करना। अभी तक ये जनरल इक्वेशन नहीं बनी है, तो उसको बनाने के लिए मुझे अब यहाँ पर एलसीएम लेने की आवश्यकता है। तो x प्लस 1 या प्रोडक्ट से ही एलसीएम बनेगा, तो ये बन जाएगा x प्लस 5 माइनस का x इक्वल टू 1। तो यहाँ ये x से x कट जाएगा और ये 360 का मुझे मजबूरन इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 180 और एक और 0 लग जाएगा, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1800, और ये आपकी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है।
अब इसको माइनस करने पर आपको 5 चाहिए। तो जब आप इसकी मिडिल स्प्लिटिंग करेंगे तो आपको तो इसके मैं फैक्टर कर लेता हूं। तो 180 के जब मैं फैक्टर करूंगा तो यहां पर आपको मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 3, 9 2 जा 18 और ये 10 हैं तो इसको लिख देते हैं 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। अब ये शायद आपको पेयर बनाना कठिन लगे तो आप इसमें कंप्लीट स्क्वायर सही धराचार लगा दीजिए, पर मैं इसके आपको फैक्टर बना के दे देता हूं फिलहाल के लिए। तो यहां पर जो फैक्टर बनेगा वो बन जाएगा, देखिए मैं इवन वाले एक तरफ ले लेता हूं क्योंकि मुझे ऑड नंबर चाहिए, है ना। तो ये सारे मैं एक तरफ ले लूंगा तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40 और ये हो जाएगा 3 3 और 5 यानी कि 9 5 जा 45 और इन दोनों का माइनस करने पर प्लस का 5 आ जाएगा और आपका फैक्टर आ गया, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। किसी को दिक्कत हो रही हो तो सही दराचार लगा के देख ले, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा कर देख ले, इससे सरल तो नहीं पड़ेगा पर ये आपको अपने दिमाग से करना है। ये तो फिलहाल मैंने आपको करके दे दिया। तो x प्लस 45 इक्वल टू 0। मिडिल स्प्लिटिंग में यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आप इसके फैक्टर को करना सीखेंगे तो थोड़ा सा टाइम और मेहनत लगती है। तो एक आएगा x बराबर 40 और एक आएगा x बराबर -45। तो ये तो मैं लूँगा नहीं क्योंकि स्पीड यहाँ नेगेटिव नहीं ली जाएगी। और तो यहाँ पर जो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड आ गई वो आ गई है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यही पूछा था। अब क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 हावर 3/8 9 होल 3/8 hour. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो ये थोड़ा सा सावधानी से समझिए क्योंकि इसमें बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा आपको समझाने का। तो लेट मैं मान लेता हूं टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर का, है ना। तो ऐसा टैप जिसमें स्मॉलर डायमीटर है, स्मॉलर डायमीटर है ना, तो उसमें लग रहे हैं x घंटे, है ना। तो स्मॉलर में समय लग रहा है तो लार्जर में इतना तो कॉमन सेंस है सबके पास कि अगर किसी टोंटी का मुंह, अभी टैंकी है मान लीजिए, अब इसमें 2 टोंटियां लगी हैं। एक है टोंटी जिसका जो है वो बड़ा है और एक टोंटी है जिसका मुंह थोड़ा सा छोटा है, छोटी डायमीटर का है। तो कौन सी चीज़ जल्दी भरेगी? तो इसमें क्या है, इसको अगर x लग रहा है तो इसमें बोला है इसको इससे 10 घंटे कम समय लगेगा क्योंकि इसका मुंह बड़ा है, ज़्यादा पानी फेंकेगा अपने अंदर से। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ हमें ज़रूरत है कि ये दोनों ही 1 घंटे में कितना भरती हैं। ये तो जो निकला है ये तो पूरी टंकी भरने का समय है कि अकेले मिलके इसको ये भर लेते हैं, पर फिलहाल मुझे पता करना है कि ये 1 घंटे में कितना भरती है। फिर मैं ये पता करूंगा कि लार्जर डायमीटर से ये 1 घंटे में कितना पार्ट भरा जाता है। उसके बाद मैं ये पता करूंगा कि ये दोनों चलते हैं, तो वहाँ दिया हुआ है, फिर मैं बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए मैं पता करता हूँ कि ये 1 घंटे में कितना भरते हैं। तो नॉर्मल अगर आप ये सोच के चलें तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि जैसे कि एक टंकी है वो 2 घंटे में कंप्लीट भर रही है ना, फिल कंप्लीट पूरी एक टंकी भर रही है एक टंकी। तो अगर कोई कहे कि 1 घंटे में कितनी भरेगी तो ऑब्वियसली 1/2 आवर। ऐसे ही मैं नॉर्मल कहूँ कि अगर 10 घंटे में वो एक टंकी भर रही है तो 1 घंटे में कितनी भरेगी तो 1/10। तो वो चीज़ 10 डिवाइड में चली जाती है। बस यही चीज़ समझने वाली थी,
है ना। तो स्मॉलर टैप फिल इन 1 आवर, तो 1 घंटे में कितना भरेगी वो, तो वो पूरा इतने घंटे में भर रही है। समझ लिए, मान लीजिए 5 घंटे में भर रही है एक टंकी, तो 1 घंटे में कितना भरेगी, 1/5 पार्ट ऑफ द टंकी। सेम हमें नहीं पता कि वो कितने घंटे में भर रही है, पर हम ये तो पता कर सकते हैं कि वो 1 घंटे में कितना भरेगी, 1/x पार्ट। ठीक है ना। अब यही चीज मैं लार्जर वाले के साथ करता हूं, तो लार्जर टैप फिल इन 1 आवर, तो ये हो गया 1/x - 10। ये शायद लॉन्ग लग रहा हो आपको, पर यही एक जेन्युइन तरीका है समझने का। तो आपने पता कर लिया 1 घंटे में ये 1/x और ये 1 घंटे में 1/x - 10। तो अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। तो यहां पर 1 घंटे में, है ना, तो यहां पर मैं बोलूंगा टैप 1 1 घंटे में और टैप 2 1 घंटे में भरती है। ये भरती है 1/x और ये भरती है 1/x - 10 पार्ट ऑफ द टंकी। तो यहां पर अगर मैं ये पता कर लूं कि वो 1 घंटे में दोनों मिलके कितने भरती हैं, हमें ये तो पता है कि वो दोनों मिलके पूरी टंकी को 9 होल 3/8 आवर में भरती है, मतलब 8 9 72 73/8 आवर में भरती हैं। तो अगर मुझे ये पता करना है कि वो 1 घंटे में कितना भरती है, सेम इसी रूल की तरह, जैसे ये दोनों मिलके ये टाइम दिया है, दोनों का मिक्सिंग टाइम है ये, तो मैं 1 घंटे में पता करना हो कि 1 घंटे में वो कितना पार्ट भरेंगे टंकी का, तो 1/9 होल 3/8 लिख सकते हो, या फिर 1 होल 73/8 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये जो चीज़ मैंने लिखी है, ये लिखा है कि वो दोनों 1 घंटे में इतना पार्ट भरेंगी, क्योंकि उन्होंने दिया है कि ये दोनों मिलके इस पूरे को इतने घंटे में भरती हैं। तो नॉर्मल वही वाला बेसिक क्वेश्चन कि अगर 2 घंटे में कोई चीज़ 1 टंकी भरी जा रही है, तो 1 घंटे में कितनी भरी जाएगी, तो उसमें मैं 2 का डिवाइड कर दूं। तो ऐसे में 10 घंटे का अगर आपसे पूछता हूं, तो मैं पूछूं कि बताइए 1 टंकी भरी जा रही है, तो 1 घंटे में कितनी भरेगी, तो 1/10 पार्ट ऑफ दिस टंकी। बिल्कुल उसी प्रकार से इसमें तो वो बोल रहा है 9 होल 3/8 में दोनों मिलके भरती हैं, तो 1 घंटे में दोनों मिलके कितने भरेंगे, क्योंकि यहां पर जो बात हो रही है वो टोटल इन 1 आवर, यहाँ जो बात हो रही है वो 1 घंटे की हो रही है कि 1 घंटे में टैप 1 कितना भरता है, 1 घंटे में टैप 2 कितना भरता है, तो दोनों मिलके 1 घंटे में इतना पार्ट ऑफ द टंकी भरते हैं। तो मुझे ये सब चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं थी, बस आपको समझाने के लिए इतनी सारी चीज़ें मैंने लिखी। तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/x प्लस 1/x - 10, ये भी 1 घंटे का, कि 1 घंटे में छोटी वाली कितनी भरेगी और 1 घंटे में ये बड़ी वाली कितनी भरेगी, तो वो 1 घंटे में दोनों मिलके कितना भरेगी, तो 9 होल 3/8। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई यहाँ करूँगा, तो ये हो जाएगा x - 10 और यहाँ पर आ जाएगा x - 10 और यहाँ पर x, यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा तो फाइनल में नीचे आ जाएगा, ये 75 होना था यहाँ पर, तो वही चीज़ नीचे 75/8, तो ये जो सबसे नीचे होता है वो ऊपर मान लिया जाता है, तो वो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x - 10 और यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस का 10x और ये हो गया 8/75। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 75 × 2 150x और 750 8x² माइनस के 80x। तो यहाँ पर हम ये 8x² पॉजिटिव है, तो ये दोनों चीज़ें मैं उधर ले जाऊँगा, तो ये 8x² तो इधर ही रहेगा और ये प्लस का 150 उधर जाके माइनस का, तो ये हो जाएगा 230x, 750 उधर जाके
प्लस का 750 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर शायद मिडिल स्प्लिटिंग आपको कठिन लगे, पर मैं आपको करके देता हूँ। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 और 75 के मैं अगर करता हूँ तो ये बन जाता है 3 इंटू 5 इंटू 5 और 10 को मैं ऐसे लिखा रहने देता हूँ, ज़्यादा इसमें नहीं करूँगा मैं। तो देखिए अगर मैं आपको पेयर बना के देता हूँ तो आप समझ पाएंगे। अगर मैं इस 2 को और इन तीनों को एक साथ ले लूँ तो देखिए 5 5 जा 25 25 नहीं, तो ये बनेगा नहीं। तो मैं इन दोनों को लेता हूँ और इनको लेता हूँ, तो ये हो गया 50, ये 4, तो 50 इंटू 4 होता है 200 और इन सबको मैं एक साथ ले लेता हूँ तो ये होता है 5 3 या 15 और ये, तो इन दोनों का सम होता है 230। आप चाहें तो इसमें अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका 8x² माइनस का 200x माइनस का 30x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो ये आपका बन जाएगा, यहाँ पर 8x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 25, यहाँ 30 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 25 बराबर 0। तो दोनों में से x माइनस 25 कॉमन आने की वजह से 8x माइनस 30 आ गया। तो यहाँ पर फाइनल में आपकी जो वैल्यू है, आपकी x की वैल्यू एक 25 आएगी और एक आएगी x की वैल्यू माइनस के 30/8। तो इसको तो माना ही नहीं जाएगा क्योंकि नेगेटिव डायमीटर तो हो नहीं सकती, मतलब नेगेटिव घंटे तो लग ही नहीं सकते। तो आपको पता चल गया कि स्मॉलर डायमीटर वाले पाइप का टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर का जो है उसको लग रहे हैं 25 घंटे उसको फिल करने में, और टैप ऑफ लार्जर डायमीटर का जो समय था वो था 10 घंटे, इससे कम। तो यहाँ पर आपको लगे सिर्फ 15 घंटे उस टंकी को अकेले भरने में। टैप ऑफ स्मॉलर जगह नहीं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया। अगर आपको मेरी वीडियोस ज़रा भी यूज़फुल लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो इसे शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पर हम डिटेल में चीज़ों को बताते हैं, फिर उसके बाद हम उसके शॉर्टकट मेथड्स भी बताते हैं। आप तब तक किसी के शॉर्टकट नहीं सीख सकते जब तक आपको उसका लॉन्ग नहीं पता होगा। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट 2 क्वेश्चंस की, जो कि है एक क्वेश्चन नंबर 10। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन एंड ट्रेवल 132 किलोमीटर। पैसेंजर ट्रेन जो नॉर्मल हर स्टेशन पर रुकती है, जो ऑन एन एवरेज एक्सप्रेस ट्रेन से धीमे चलती है, तो उसको किसी स्टेशन पर पहुंचने में 1 घंटा कम लगता है एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले, यानी कि पैसेंजर ट्रेन धीमे चलती है। तो ये हो गया 132 किलोमीटर उन दोनों को चलना है मैसूर से बेंगलुरु। उसके बाद इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कंसीडर करना होगा लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, जो कि मैंने मान ली x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन वो हो जाएगी इससे 11 किलोमीटर, उसकी रफ्तार ज़्यादा है ना 11 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गई x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी से इसमें बताया था, ऐसे ही क्वेश्चन था जहां पर स्पीड बढ़ाने पर उसमें 1 घंटा कम लगता था, तो यहाँ 1 घंटा लगता है। तो जो भी टाइम निकलेगा पैसेंजर ट्रेन का, अगर मैं उसमें से घटा दूं टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, तो ये आपका आता है 1 घंटा, क्योंकि इसको 1 घंटा ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन तेज चलती है, वो जल्दी पहुंचेगी, ये लेट पहुंचेगी। तो टाइम निकालने का वही पुराना मेथड, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो जहां डिस्टेंस है वो है 132 किलोमीटर
और जो स्पीड है वो मैंने मान रखी है, पैसेंजर ट्रेन की x है और एक्सप्रेस ट्रेन की x + 11 और उन दोनों का टाइम का डिफरेंस है 1। तो बस एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन बता दीजिए, दोनों ट्रेनों की स्पीड बता दीजिए, एक्सप्रेस ट्रेन की और पैसेंजर की। तो x की वैल्यू पैसेंजर की स्पीड दिखाएगा और x + 11 एक्सप्रेस ट्रेन की। तो यहाँ एलसीएम लेना होगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए 132 कॉमन ले लेता हूँ और ये आ गया x + 11 और यहाँ पर मैं जब एलसीएम लूँगा तो एलसीएम तो इनके मल्टीप्लाई से ही बनेगा और ये हो गया x से x कट जाएगा, कहीं ना कहीं आपके लिए ही ये बना हुआ है सरल करने के लिए। उसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा 11 × 2 = 22, 11 × 3 = 33, 35, 11 × 1 = 11, 1452 और इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा x² + 11x और इसको मैं उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा x² + 11x माइनस का 1452 = 0 और 1452 के ऐसे फैक्टर करिए कि 11 आए। तो 1452 के मुझे सोचना नहीं है, 132 जो होता है वो बनता है 11 और 12 के मल्टीप्लाई से। तो 11 × 132 ही तो ये आया था, ये 11 × 132। तो मैं इसके और फैक्टर करूं तो ये हो जाएगा 11 × 12। तो 12 में एक होता है 3, एक होता है 4। तो एक बार मैं इसके साथ 3, इसके साथ 4, तो एक 44 और एक 33। देखा ना कितना इजी बना दिया मैंने इसको। आप इसमें नहीं समझ में आ रहा तो आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और ये हो जाएगा x²। वैसे ये सारे क्वेश्चन मोस्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के ही करने चाहिए, पर मैं आपको मिड शिफ्टिंग का भी एक ऑप्शन दे रहा हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो कोई भी लगा सकता है। तो ये हो जाएगा प्लस का 44x माइनस का 33 माइनस का 1452। सबसे अच्छी बात इनमें ये होती है कि इसमें सोचने की आवश्यकता कम होती है। या -33 कॉमन लोगे तो अगर हमने अपने ऊपर भरोसा है और ये सही ही होगा तो ये 44 ही बचेगा, नहीं तो आपको पता है फैक्टर यही होते हैं। दोनों में कॉमन हो गया x + 44 और यहाँ x - 33 = 0। तो x की वैल्यू एक आ गई -44 और एक आ गई x = 33। तो नेगेटिव तो सबको पता है स्पीड होगी नहीं, तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हो गई है ना, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हो गई 33 km/h और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड इससे 11 ज़्यादा थी तो हो गई 44 km/h। और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 168 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो यहां 2 स्क्वायर है, लेट साइड ऑफ स्क्वायर 1, फर्स्ट स्क्वायर मान लीजिए x, दूसरी साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर सेकंड मान लिया मैंने y। तो यहां पर केस फर्स्ट में दिया हुआ है, यहां पर इनके सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, इनकी स्क्वायर का एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, और साइड स्क्वायर दूसरे का भी साइड स्क्वायर, और ये बराबर होगा आपका 468 मीटर स्क्वायर के। तो यहां पर साइड है क्या, साइड है x तो उसका स्क्वायर, और यहां पर साइड है दूसरे में y का स्क्वायर और 468। तो आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी, बस मुझे समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। तो ये एक इक्वेशन हुई। अब केस सेकंड में दिया हुआ है पेरीमीटर का डिफरेंस। तो पेरीमीटर का डिफरेंस से पहले आपको ये समझना होगा कि कौन सा आप बड़ा कंसीडर कर रहे हैं। तो मैं मान लेता हूं फर्स्ट वाला ही बड़ा है, सेकंड वाला छोटा है। तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर माइनस पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर, यहां पर 24 मीटर दिया हुआ है। तो
तो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, तो साइड है 4x, x साइड है तो 4x हो गया, और दूसरा हो जाएगा 4y और ये 24, 4 कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 24, तो 4 का इधर डिवाइड करने पर ये आ जाएगा 6, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूँ तो ये आ जाएगी 6 प्लस वाई, तो इस वैल्यू को मैं आपकी इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगा और आपकी लीनियर इक्वेशन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी y के टर्म में, अभी तक आपने x के टर्म में की, अब y के टर्म में हो जाएगी, और ये हो जाएगी आपकी x स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की जगह पर आप 6 प्लस वाई रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 468। तो जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। तो y स्क्वायर और y स्क्वायर मिलके हो जाएंगे 2y स्क्वायर तो y स्क्वायर और y स्क्वायर मिलके हो जाएंगे 2y स्क्वायर और ये 12y और ये 36 और ये माइनस का इधर आके 468 बराबर 0। तो अब आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस के 12y और इसमें से इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो ये बचेगा 432, वो भी माइनस का इज इक्वल टू 0। दो कॉमन ले लूं जिससे कि ये थोड़ा सा हल्का हो जाएगा और वो मैं 0 में भेज दूंगा, और यहां पर बचेगा 216 इज इक्वल टू 0। अब 216 के आपको फैक्टर करने हैं, तो कोई भी जानता है 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6। तो अगर मैं एक 6 को तोड़ लेता हूं तो ये हो जाता है 2 इंटू 3, तो इस 6 जा 30, तो एक 6 को मैं 2 के साथ कंपेयर बना लेता हूं और एक 6 को 3 के साथ, तो 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, और ये आपके पेयर बन चुके हैं, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 ही आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं 2 को 0 में भेज देता हूं और मैं इस 6y को स्प्लिट कर लेता हूं, प्लस के 18y माइनस के 12y इक्वल टू 216 इक्वल टू 0 चेक करना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 216 ही आएगा और सॉल्व करने पर प्लस 6y आएगा। अब यहाँ y कॉमन लेंगे तो y प्लस 18 और यहाँ माइनस 12 कॉमन लेंगे तो y प्लस 18, तो यहाँ आ गया y प्लस 18 और y माइनस 12, तो y की एक वैल्यू आ गई माइनस के 18 और एक वैल्यू आ गई प्लस के 12, तो ये वाली तो मानी नहीं जाएगी क्योंकि साइड कभी नेगेटिव होती नहीं है। तो आपको दूसरे वाला जो स्क्वायर है उसकी साइड मिल गई 12 मीटर और जो पहला वाला स्क्वायर है उसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप इस वाले इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए। मान लीजिए मैं इसको इक्वेशन सेकंड का नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पर जब आप रखेंगे x की वैल्यू के लिए तो आपको बस 6 12 में ऐड करना है और आपका आ जाएगा 18 मीटर, और आपको दोनों साइडों के दोनों स्क्वायर की साइड्स आ चुकी हैं और यहाँ पर साइड भी पूछी थी।